नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों आज अपन रिवीजन करने जा रहे हैं जीव विज्ञान क्लास 12 अध्याय 3 मानव जनन। इसके अंतर्गत अपन रिवीजन करेंगे 3.4 आर्तव चक्र या मेनस्ट्रुअल साइकिल, 3.5 निषेचन एवं अंतररोपण, 3.6 सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन और 3.7 प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। तो सबसे पहले बच्चों अपन जानेंगे आर्तव चक्र क्या है। ये प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है। मादा प्राइमेटों यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मेनस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है, इसको अपन याद रखें। प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। ये भी मेनार्की क्या है या रजोदर्शन क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो अपन को इन प्रश्नों को ध्यान में रखना है। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्राय 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को आर्तव चक्र या मेनस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि कितने दिन में ये साइकिल पूरी होती है। 28 से 29 दिनों में साइकिल पूरी होती है, ये याद रखना है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। ये भी याद रखना है कि आर्तव चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ठीक है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः स्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। यहाँ पर हर जगह एक महत्वपूर्ण बात होती है अपने लिए, 1 नंबर वाले क्वेश्चनों का कोई भरोसा नहीं कहां से आ जाए। तो देखो, रजोधर्म तभी संभव है जब अंडोत्सर्ग के दौरान निकला हुआ अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ हो। यदि निषेचन हो जाता है तो आर्तव चक्र बंद होता है उन्हीं दिनों तक। ठीक। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो रजोधर्म बंद हो जाता है। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकी प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर की प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंत स्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। जैसे देखो, जब एक बार ऋतुस्राव हो गया या रजोधर्म हो गया तो अपन को पता है अंडाशय की वॉल फट जाती है जगह जगह से। तो उसका क्या होता है, फिर से उसकी मेंटेनेंस होता है। ठीक है। और इस मेंटेनेंस में कौन सहायक होता है? इस मेंटेनेंस में पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन और अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन इन बदलावों को प्रेरित करते हैं। पुटक प्रावस्था या फॉलिकल स्टेज के दौरान गोनेडोट्रोपिन या एलएच, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, या मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 तरह के होते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले गोनेडोट्रोपिन, इसके अंदर 2 तरह के हार्मोन हैं, ल्यूटिनाइजिंग और
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका स्राव धीरे धीरे, और साथ ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14 दिन तक अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या देखा अपन ने, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन तक ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। मध्य चक्र के दौरान एलएच का एक तीव्र श्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। तो एलएच सर्ज क्या है, ये प्रश्न 2 नंबर में हो सकता है। तो अपन ने देखा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन का जो अधिकतम स्तर होता है वो कब होता है, आर्तव साइकिल या आर्तव चक्र के 14वें दिन। इस उच्चतम स्तर की अवस्था को अपन ने क्या नाम दे दिया, एलएच सर्ज नाम दे दिया। ठीक है, यह ग्राफियन फॉलिकल को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफियन फॉलिकल का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये प्रोजेस्टेरोन जो स्रावित हो रहा है कार्पस ल्यूटियम से, वो क्या कर रहा है, अंडाशय की जो वॉल फट गई है, अंदर से दीवार फट चुकी है, उस दीवार के मेंटेनेंस का कार्य करता है। इस प्रकार गर्भाशय का अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन या अंतररोपण तथा सगर्भता के लिए या उसकी अन्य घटनाओं के लिए तैयार हो जाता है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। जब निषेचन नहीं होता तो पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम में ह्रास होता है और यह अंतः स्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः प्रारंभ हो जाती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजनोवृत्ति या मोनोपॉज कहा जाता है। तो देखो, ये प्रश्न भी आ सकता है, मोनोपॉज या रजनोवृत्ति क्या है। तो रजनोवृत्ति क्या है, स्त्रियों में लगभग 50 वर्ष की अवस्था में आके जो आर्तव चक्र है वो बंद हो जाता है, स्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसे रजनोवृत्ति या मोनोपॉज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार रजो दर्शन से लेकर रजनोवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जन्म अवधि की का सूचक होता है। तो मनुष्य या स्त्रियों में मादा मनुष्य में या स्त्रियों में एक जनन की सामान्य अवधि कौन सी है, तो उसका जवाब क्या है अपने पास, रजो दर्शन से रजो धर्म के बीच की अवधि जनन अवधि की सूचक है। जब पहली बार रजो धर्म होता है तो उसे अपन ने नाम दिया था रजो दर्शन, और जब अंत में होता है तो अंतिम होता है उसे अपन ने मोनोपॉज नाम दिया। तो ये पूरी की पूरी अवधि क्या कहलाई, जनन अवधि कहलाती है। अब इस चित्र में अपन इसको समझ सकते हैं। देखो, इस चित्र में अपन क्या देख रहे हैं, यहां से पहला दिन से लेके 29वें दिन तक की अवधि समझाई हुई है। यहाँ पर ये गर्भाशय की घटनाएं दी हुई हैं और ये अंडाशय के हार्मोन का स्तर दिया हुआ है। तो देखो, पहले दिन ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ा हुआ और ये टर्सरी फॉलिकल हो गया जिसमें एंट्रम दिख रहा है, और इसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, ये हो गया अपना 13वें-14वें दिन के लगभग। और जब ग्राफियन फॉलिकल की स्थिति पैदा हुई तो ये ग्राफियन फॉलिकल फटता है और अंडाशय से बाहर इस अंडाणु या ओवम को रिलीज कर देता है। इस घटना का नाम हो गया अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। इस समय अपन क्या देख रहे हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी मात्रा उच्चतम लेवल पर दिख रही है। यहाँ एस्ट्रोजन की भी मात्रा उच्चतम लेवल पर दिख रही है। और इधर अपन देखें पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से, FSH और LH, ये दोनों का उच्चतम लेवल यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहा है। तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ये दोनों हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14वें दिन टॉप स्तर पे हैं, और यहाँ पर 14वें दिन क्या हो गया,
इसकी क्या नाम है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई। अब अंडाशय के अंदर अपन ने क्या देखा, अंडोत्सर्ग हो जाने के बाद ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होने लगा। यदि गर्भ धारण हो गया तो कार्पस ल्यूटियम स्थायी हो जाता है, और यदि गर्भ धारण नहीं हुआ तो ये पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और फिर से अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए अंडाशय तैयार हो जाता है। तो ये चित्र भी अपन को जानना है। इस चित्र के द्वारा अपन आसानी से इस पूरी साइकिल को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन जानेंगे निषेचन एवं अंतररोपण की घटनाएं। स्त्री एवं पुरुष के संभोग या मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र या वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, इसे वीर्य सेचन कहा जाता है। तो वीर्य सेचन क्या है, अपन को पता चला, वीर्य का या नर पुरुष द्वारा मैथुन या संभोग के दौरान जो वीर्य योनि में ट्रांसफर किया जाता है, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला या तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये वाली बात अपन को याद रखनी है कि वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु तैरता जाता है और तैरते हुए सबसे पहले सर्विक्स भाग में पहुंचता है गर्भाशय के में, और गर्भाशय के सर्विक्स भाग से या उसके ग्रीवा भाग से गर्भाशय या यूटेरस में, और यूटेरस से ये फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंच जाता है। ये बात याद रखना। इसी बीच अंडाशय द्वारा रिलीज होने वाला अंडाणु भी एम्पुला क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जहां पर अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया होती है, जिसे कहते हैं निषेचन। तो एक प्रश्न आता है कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया या अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में, ये याद रखना। ठीक है, निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाएं। यही कारण है कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति को नहीं पहुंच पाती हैं। बात समझ में आ गई। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, इस स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में या उसके जोना पेलुसिडा स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। तो देखो, यहाँ पर दो अंडाणु की संरचना को अपन देख सकते हैं और ये पूछा भी जाता है। तो अंडाणु की संरचना बनाना बड़ा सरल है। सबसे पहले ऐसे गोल बना दो और इसमें एक इसकी अंडाणु की वॉल हो गई, या कहना चाहिए मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक लेयर हो गई मोटी सी, इसका नाम हो गया कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर हो गई ये वाली, ऐसे ऐसे सेल्स बना दो। बस इसमें चित्र में अपन देख पा रहे हैं, वैसे कई तरह की सेल्स बना दो और ये हो गई तुम्हारी इसकी लेयर कौन सी, जोना पेलुसिडा। अब जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये स्पर्म सबसे पहले जाके अंडाणु की वॉल तक पहुंच जाता है, वो इसकी जोना पेलुसिडा लेयर में चेंजेस कर देता है, जिसके कारण अन्य कोई भी शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए एक ही शुक्राणु एक ही अंडाणु को निषेचित कर पाता है, ये सुनिश्चित हो जाता है। अग्रपिंडक का या एक्रोसोम, किसका एक्रोसोम अपन ने पहले सेकंड पार्ट में पढ़ा था। अपने जो शुक्राणु होता है उसका एक्रोसोम या अग्रपिंडक का स्राव शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। तो अपन को पता है यहाँ से एक एंजाइम स्रावित होता है जो इसकी वॉल को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से अंडाणु के अंदर शुक्राणु का प्रवेश संभव होता है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड या सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु
बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन या फ्यूजन होता है, जिससे कि दुगुणित युग्मनज या जायगोट की रचना होती है। समसूत्री विभाजन या कई समसूत्री विभाजनों, जिन्हें अपन विदलन या क्लीवेज के नाम से जानते हैं, उनकी शुरुआत हो जाती है, जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ या स्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तब यह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार की संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। इस प्रकार से ब्लास्टोमियर की रचना हो जाती है और 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को मोरुला कहते हैं। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले निषेचन हुआ और निषेचन के फलस्वरूप दौरान 2 अगुणित कोशिकाएं मिली, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, और इन दोनों अगुणित कोशिकाओं ने एक दुगुणित कोशिका बना दी, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया, जिसे अपन ने नाम दे दिया युग्मनज या जायगोट। और इस युग्मनज या जायगोट में लगातार समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। इन समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर। और इस 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली कोशिका को या समूह को या भ्रूण को अपन मोरुला के नाम से जानते हैं। और ये घटना कहाँ हो जाती है? ये घटना पूरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाती है। यह तूतक या मोरुला लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यह ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर की बाहरी परत में या कोरक खंड की बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। मतलब इस ब्लास्टोमियर में 2 लेयर हो जाएंगी, बाहर की ओर जो होंगी उन्हें ट्रोपोब्लास्ट लेयर कहेंगे। कोशिकाओं के भीतरी समूह को जो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े होते हैं उन्हें इनर सेल मास कहते हैं। मतलब इसमें 2 लेयर हो गई, बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट लेयर और अंदर की ओर इनर सेल मास। अब इनर जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वह गर्भाशय के अंत स्तर से संलग्न हो जाते हैं और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये चित्र बना दिया अपन ने, इसमें ये वाली लेयर जो बाहर की ओर है वो ट्रोफोब्लास्ट हो गई, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर हो गई ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ अंदर की ओर कोशिकाओं का समूह हो गया, ये कोशिकाओं का समूह क्या बन गया, ये हो गया इनर सेल मास। तो ये है कहाँ पे? भ्रूण के अंदर, यूटेरस के अंदर। तो यूटेरस के अंदर ये वाली जो कोशिकाएं हैं ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं इस यूटेरस की दीवार से संलग्नित हो जाएंगी, मिल जाएंगी और क्या करेंगी, आगे का काम शुरू करेंगी। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापित या वेंडेड हो जाती है। इसे ही अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस चित्र में अपन देख सकते हैं कि यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग है, यहां से अपन ने देखा ये वाला, ये कौन सा भाग है, ये इसका एम्पुला वाला भाग है। यहां से अंडाशय से अंडाणु रिलीज हुआ और एम्पुला तक आया। इधर से यहां वेजिना के माध्यम से शुक्राणु प्रवेश किए और यहां से चलते हुए तैरते हुए शुक्राणु यहां तक आ गए और यहां पे आके इन्हें क्या कर दिया, निषेचन की क्रिया हो गई। निषेचन की क्रिया के बाद अपन ने क्या देखा, देखो 1 से 2 कोशिका यहां बड़े रूप में देख लो, यहां पर निषेचन की क्रिया, यहां पर ये अंडाणु आया, ए स्थिति, बी स्थिति में निषेचन हो गया, सी स्थिति में 1 से 2 कोशिका बन गई, यहाँ 2 से 4 और 4 से 8 से 16 स्थिति, ये मोरुला या तूतक स्थिति हो गई। और इसमें फिर से इसका आकार बढ़ा, आकार बढ़ने के बाद इसमें अपन ने क्या देखा कि 2 लेयर बन गई, ये बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट लेयर और ये अंदर दिख रही है अपन को, ये है इनर सेल मास। क्लियर हो गई बात। अब ये कोरक पुटी अवस्था
ये कोरकपुटी अवस्था हो गई। ये कोरकपुटी अवस्था कहां पहुंची, यहां पहुंची, देखो किसके अंदर, यूटेरस के अंदर या गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय की दीवार के साथ ये अटैच हो जाती हैं और गर्भाशय की दीवार लगातार विभाजनों के फलस्वरूप इस कोरकपुटी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, ढक लेती है, और इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इस प्रकार से भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो गया, गर्भधारण हो गया। सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषपूरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरियोनिक ब्लाई कहते हैं। ये कोरियोनिक ब्लाई गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। कोरियोनिक ब्लाई और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, जैसे एक दूसरे में उंगलियां फंसती हैं अपनी, वैसे एक दूसरे में घुस जाते हैं, तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण या गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। तो अपरा या प्लेसेंटा क्या है, तो अपन ने देखा कि जो परिवर्तनशील भ्रूण है उसकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से निकली हुई डिजिटेशन या अंगुलीनुमा प्रवर्ध, और जो गर्भाशय है उसकी दीवार से निकले हुए प्रवर्ध, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ये अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो प्लेसेंटा क्या है और इसके कार्य क्या है, ये प्रश्न आ सकता है और 3 नंबर का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होता है और इसके कार्य अपन समझ चुके हैं। यह प्लेसेंटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तथा सभी आवश्यक पदार्थों को जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL एवं एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन आदि का उत्पादन करता है। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम बताइए, तो ये चारों हार्मोन अपन को याद रखने हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन है। सगर्भकाल के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। यह याद रखना चाहिए कि HCG एवं HPL और रिलैक्सिन स्त्रियों में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। ये प्रश्न आता है कि नाम दे दिया गया कि निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो केवल सगर्भता के दौरान उत्पादित होते हैं, तो याद रखना HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन केवल सगर्भता के दौरान उत्पादित होते हैं, जिसमें HCG और HPL ये दोनों प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं और रिलैक्सिन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि तथा माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह, जिसे अपन भ्रूण के नाम से जानते हैं, एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच जल्द ही एक मीजोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों के सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। हाँ, यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, ये भी समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों का एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। मानव में
1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। यहाँ पे याद रखना, ये प्रश्न हो सकता है, क्या गर्भाशय के दौरान अंदर उपस्थित भ्रूण की हृदय की धड़कनों को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है? तो उसका जवाब है कि हाँ, सुना जा सकता है। ठीक है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह मतलब पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। सगर्भता के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर एवं बालों का उगाना सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भाशय के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। देखो, इस चित्र में अपन देख सकते हैं, ये भ्रूण है। भ्रूण एक अम्बिलिकल कॉर्ड, ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, ये गर्भाशय की बॉल और भ्रूण की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं ने आपस में मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण कर रखा है। तो इस प्रकार से गर्भाशय के अंदर भ्रूण उपस्थित होता है। जब गर्भाशय से इसका ये रिलीज होता है तो इस यहाँ से इस मार्ग से ये शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे अपन कहते हैं जन्म। ठीक है। अब अपन जानेंगे प्रसव एवं दुग्ध स्रावण। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9 से 9.5 माह मतलब 9 से 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव या पास्टुरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी या न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के या माइल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? तो जवाब है कि जब गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है तो गर्भ और अपरा से कुछ संकेत आते हैं। इन संकेतों के कारण गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें हल्के हल्के संकुचन होने लगते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स या गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है। तो ऑक्सीटोसिन का कार्य याद रखना, यह गर्भाशय के जन्म के समय या जब गर्भ पूरी तरह विकसित होता है और उसका जन्म होने को होता है, उस समय ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, गर्भाशय की पेशियों को तेज संकुचन के लिए प्रेरित करता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्राव को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। मतलब गर्भाशय संकुचन के कारण ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के कारण गर्भाशय में संकुचन बढ़ता है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, लगातार ये तीव्रतर होता चला जाता है। इससे शिशु मां के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रावण या लैक्टेशन कहा जाता है। तो ये प्रश्न हो सकता है, लैक्टेशन या दुग्ध स्राव क्या है? यह मां को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध स्राव के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम
स्तन्य या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये प्रश्न याद रखना, कोलोस्ट्रम क्या है, आ सकता है। तो पता चल गया अपन को कोलोस्ट्रम क्या है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे अपन कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के एंटीबॉडी समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।